ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। कहा कि अभियान का उद्देश्य कामगारों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब 31 लघु वनोपजों की होगी खरीदी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज एक साथ 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा। श्री मोदी ने लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि इस घड़ी में पूरा देश इन जवानों और इनके परिवारों के साथ खड़ा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। श्री मोदी ने कहा कि देश गरीब लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और यह अभियान उनकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से गरीब ग्रामीण जनता को उनके घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट गए। ऐसे में इन कुशल मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है। आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने रेत सहित अन्य सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने धमतरी जिले में रेत माफियाओं द्वारा की गई मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए धमतरी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को नियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में चाहे वह रेत का मामला हो या अन्य किसी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि पूरे प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। उन्होंने धमतरी जिले में एक जिला पंचायत सदस्य और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में रेत माफियाओं को किसका समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि खनिज विभाग ने नियम का हवाला देते हुए रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद रेत माफियाओं का उत्खनन के काम में लगे रहना कई सवालों को जन्म देता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से लौटने वाले श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार विद्युत कंपनियों में काम दिया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित कर प्राथमिकता से उपयुक्त कार्य में लगाया जाए ताकि उन्हें राज्य में ही रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री कल रायपुर में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक में छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनियों के पुनर्गठन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की। राज्य में वर्तमान में 5 विद्युत कंपनियां हैं, जिनका पुनर्गठन कर 3 कंपनी बनाया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने विद्युत देयकों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट का स्पष्ट रूप से विवरण नहीं दिए जाने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने मड़वा विद्युत ताप परियोजना की गड़बड़ियों के संबंध में भी अधिकारियों से पूछताछ की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की बोधघाट परियोजना पर विचार विमर्श के लिए बस्तर क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों के अलावा बस्तर क्षेत्र के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि बस्तर के लिए बोधघाट परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बिजली उत्पादन की बजाय सिंचाई परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजना के रूप में शुरू होने से बस्तर क्षेत्र के 3.25 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। राज्य सरकार ने अब 31 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया है। पहले 25 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही थी। इस लघु वनोपजों में वन तुलसी बीज, वन जीरा और इमली के बीज के अलावा बहेड़ा, कचरिया, हर्रा कचरिया और नीम के बीज को भी शामिल किया गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में इससे पहले वर्ष 2018 तक सिर्फ 7 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था थी। अब वनवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु वनोपजों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। इससे वनांचल में रहने वाले लोगों को जहां बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, वहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। राज्य सरकार द्वारा कुसमी लाख, रंगीनी लाख और कुल्लू गोंद की खरीदी में समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना संक्रमित 7 नए मरीजों की पहचान की गई है। ये सभी सुरक्षा बल के जवान हैं। इनमें नारायणपुर से 4 और सुकमा जिले से 3 जवान शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार नारायणपुर जिले में मिले 4 जवान भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के हैं, जबकि सुकमा में मिले 3 जवान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के बताए जा रहे हैं। ये सभी जवान दूसरे राज्यों से लौटे हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 2000 को पार कर गई है। वहीं 1300 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। फिलहाल 710 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राजनांदगांव में कल पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दवा, दूध और सब्जियों को छोड़कर अन्य वस्तुओं से संबंधित सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं महासमुंद जिले में बागबाहरा थाना क्षेत्र के घुंचा पानी कला गांव के क्वारेंटाइन सेंटर से कल रात एक युवक भाग गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कवर्धा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और पूर्व सह संगठन मंत्री रामप्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कबीरधाम जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सभा को जिला भाजपा कार्यालय से सांसद संतोष पांडे और जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने भी संबोधित किया। मुंगेली जिला मुख्यालय में स्थित स्वर्ण जयंती स्तंभ पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य गिरीश शुक्ला, पूर्व सांसद लखनलाल साहू और जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक ने लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार करने की अपील की। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य सरकार द्वारा गांवों में पेयजल योजनाओं के लिए 2000 की आबादी के बंधन को खत्म करते हुए कम आबादी वाले गांवों में भी पेयजल योजनाओं के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मिनी माता अमृत धारा योजना शुरू की गई है। इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त नल कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना से अब तक 40,000 से अधिक परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश में लगभग 20,000 गांव हैं। जल आवर्धन योजना के तहत 3,000 गांवों में पाइपलाइन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार का वर्ष 2024 तक राज्य के हर गांव में नल के जरिए प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य है। राजनांदगांव जिले की औंधी पुलिस ने माओवादियों की मदद करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ग्राम तुकाम निवासी आरोपी बार साय नेताम ने लंबे समय से माओवादियों का सामान अपने घर में छुपा कर रखा था। साथ ही वो माओवादियों तक खबर भी पहुंचाता था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद आरोपी के घर में दबिश दी गई, जहां से माओवादियों के लिखे पत्र, बैनर, पम्फलेट और अन्य सामान बरामद किए गए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि माओवादियों को मदद करने के आरोप में राजनांदगांव जिले से अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। उनका यह संबोधन सुबह 6:30 बजे दूरदर्शन और अन्य डिजिटल मंचों पर देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे इस 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए घर में रहकर अपने परिजनों के साथ मनाएं। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार यह दिवस हम बेहद असाधारण परिस्थितियों में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। इधर प्रदेश में इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि योग हमारे देश की प्राचीन विद्या है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक जीवन दर्शन है। योग से कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, साथ ही उसका मन भी एकाग्रचित्त रहता है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन अमूल्य विद्या है। इसकी साधना वस्तुतः शरीर और मन और आत्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, तनावमुक्त और अनुशासित जीवन के लिए योग का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सड़कों का बेहतर नेटवर्क तैयार करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एशियाई विकास बैंक की सहायता से वर्ष 2024 तक 1184 किलोमीटर लंबाई की 30 सड़कों के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित मानपुर थाना में पदस्थ एक सिपाही ने थाना कैंप में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सिपाही ने खुद को गोली मार दी, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बीती रात करीब 10 बजे जवान ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि जवान ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है। इस जवान के परिजनों से भी संपर्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं थाना प्रभारी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। आरक्षक की एक बच्ची भी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाई जा रही पार्सल गाड़ियों के परिचालन में विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में इतवारी टाटानगर दैनिक विशेष पार्सल ट्रेन का ठहराव दोनों दिशाओं में गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला और चक्रधरपुर स्टेशनों पर दिया गया है। उधर रायपुर रेलमंडल में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पार्सल गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल नया कीर्तिमान हासिल करते हुए रेलवे ने लखोली इंटरचेंज प्वाइंट से 40 गाड़ियों का इंटरचेंज किया। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक दक्षिण पंजाब से लेकर झारखंड और उत्तर पश्चिम बंगाल के ऊपर एक द्रोणिका स्थित है। वहीं एक चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है। यह चक्रवाती घेरा उत्तर ओडिशा के आसपास भी स्थित है, जिसके कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा घुनघुट्टा बांध मानसून की पहली बारिश में ही भर गया है। बीते 40 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून की पहली बारिश में ही इस बांध का एक गेट खोला गया है। घुनघुट्टा बांध से सरगुजा जिले के 40 से अधिक गांव की लगभग 30,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई होती है। कुछ खबरें संक्षेप में। कल 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा।
विश्व के कई भागों में अंगूठी के आकार का सूर्यग्रहण नजर आएगा। भारत में सूर्यग्रहण राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में देखा जा सकेगा। पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्पंदन अभियान के तहत धमतरी में जवानों को पुलिस मैदान में योगाभ्यास कराया गया। दुर्ग सेंट्रल जेल में हत्या की सजा काट रहे एक बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। कबीरधाम पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 33 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले के कियना गांव में 831 क्विंटल से अधिक मात्रा में धान के गबन के मामले में समिति प्रबंधक सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राजनांदगांव शहर में फ्लाईओवर के नीचे सब्जी बाजार लगाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में आवश्यक इंतजाम के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की एक समिति बनाई गई है। और महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया शुभारंभ। कहा कि अभियान का उद्देश्य कामगारों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब 31 लघु वनोपजों की होगी खरीदी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।